नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छंद। इसकी पूर्व की कक्षा में हमने छंद के बारे में जाना था, छंद की व्युत्पत्ति, छंद का अर्थ, छंद की परिभाषा तथा हमने विशेष तथ्य के बारे में जाना था। विशेष तथ्य के अंतर्गत में हमने छंद के इतिहास का अध्ययन किया था। आज हम इसी छंद को यथावत रखते हुए इसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं छंदों के अंग या अवयव। हमने व्युत्पत्ति का अध्ययन कर लिया था, अर्थ का अध्ययन कर लिया था, परिभाषा हमने पढ़ ली थी, विशेष तथ्य का अध्ययन कर लिया था। आज है छंद भाग 2। आज हम पढ़ेंगे छंद के अंग। छंदों के अंग जिसे अवयव भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छंदों के अंगों के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। तो इनके अंतर्गत आता है पहला चरण, पद या पाद। दूसरा आता है इसके अंतर्गत वर्ण या मात्रा, वर्ण मात्रा। तीसरा आता है संख्या और क्रम। चौथा आता है इसके अंतर्गत गण। गण के बाद में आता है गति। गति के बाद में हम पढ़ेंगे यति। यति के बाद में हम पढ़ेंगे तुक। ये 7 अंग छंदों के माने जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चरण क्या है, पद या पाद क्या है। चरण छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। छंद के 4 भाग होते हैं, उसके प्रत्येक चरण को हम चरण कह देते हैं, पद कह देते हैं या पाद कह देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं छंद के चतुर्थांश या चतुर्थ भाग को हम चरण कहते हैं। अर्थात एक छंद में 4 चरण होते हैं, उस 4 चरण के चतुर्थ भाग को यानी एक भाग को हम चरण कह देते हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, चुरे गांठ पड़ जाए। देखो, ये एक दोहा छंद है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसमें देखो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो इस प्रकार से इसमें 4 चरण हैं। तो इसके प्रत्येक चतुर्थांश या चतुर्थ भाग को क्या कह देते हैं? ये चरण है, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो इस प्रकार से इनको चरण कहते हैं। ये 4 चरण दोहा तथा सोटा में तो पाया जाता है।
दोहा, सोरठा में 4 चरण होते हैं, 4 चरण। होते हैं, लेकिन इन्हें 2 ही पंक्तियों में लिखा जाता है, 2 ही पंक्तियों में लिखा जाता है, इन पंक्तियों को दल कहते हैं, दल कहते हैं। अर्थात दोहा 2 पंक्तियों में लिखा जाता है, तो एक पंक्ति में 2 चरण आ गए, तो इस संपूर्ण पंक्ति को हम क्या कह देते हैं? ये दल है। क्या कह देते हैं इसको? दल कह देते हैं। इस प्रकार से एक से अधिक चरण जहां एक पंक्ति में मौजूद होते हैं, तो उस पंक्ति को हम दल कहते हैं। कुंडलियां, छप्पे, एक से अधिक चरण होते हैं, उनमें 4 चरणों से अधिक चरण होते हैं, और कुंडलियां तथा छप्पे 2 छंदों के मेल से बनते हैं, इन्हें मिश्रित छंद भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं वर्ण या मात्रा। वर्ण, सबसे पहले देखते हैं वर्ण होता क्या है। स्वर वाली, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसमें ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों प्रकार के स्वर शामिल होते हैं। तो वर्ण क्या हुआ? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसमें ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों प्रकार के स्वर शामिल। के 2 प्रकार हैं। एक है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व वर्ण के अंतर्गत ए, ई, उ तथा री आते हैं, तथा दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ आते हैं। इस प्रकार से वर्ण 2 प्रकार के हो गए, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण के अंतर्गत ए, ई, उ, री तथा दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता उसे वर्ण नहीं माना जाता है। अर्थात जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता है, जैसे महान, महान, इस शब्द में
शब्द की अंतिम ध्वनि न में स्वर नहीं है, अतः यह वर्ण नहीं है। ऐसे ही ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा भी दो प्रकार की होती है, लघु या दीर्घ मात्रा। लघु तथा दीर्घ मात्रा, इन्हें ह्रस्व और गुरु भी कहा जाता है। ह्रस्व और गुरु भी कहा जाता है। लघु मात्रा, लघु मात्रा में उन्हीं मात्राओं की गणना होती है जो भी हमने पहले वर्ण के अंतर्गत देखा था। उन्हीं मात्राओं की गणना होती है। आगे देखते हैं मात्राओं की गणना। मात्राओं की गणना हमने जाना कि मात्राएं या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु, गुरु, ह्रस्व तथा दीर्घ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मात्रा की गणना हम कैसे करते हैं। लघु या ह्रस्व मात्रा के अंतर्गत कौन कौन सी मात्राएं व वर्ण शामिल होते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था ए, ई, उ तथा री, ये चार स्वर लघु मात्रा के अंतर्गत गिने जाते हैं और इनसे मिलकर बनने वाले व्यंजन भी लघु मात्रा के अंतर्गत गिने जाते हैं, जैसे क, की, कु और क्री जाते हैं। और जिन ध्वनियों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उन्हें भी हम लघु मात्रा के अंतर्गत गिनते हैं, जैसे अंधेरा, हास्य, इन को हम लघु मात्रा के अंतर्गत गिनते हैं, मात्रा के अंतर्गत गिनते हैं। यहां देखते हैं ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसलिए इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। और लघु मात्रा के लिए हम खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं और इसकी मात्रा एक गिनी जाती है, एक मात्रा गिनी जाती है, मात्रा गिनी जाती है। तो इसी प्रकार है के ऊपर चंद्र बिंदु है, इस कारण चंद्र बिंदु वाले वर्ण की मात्रा हमेशा एक गिनी जाती है।